कि स्टार्टअप कल्चर इवॉल्व हो रहा है, बिजनेस के बारे में लोग जान रहे हैं। आपने आईआईटी धनबाद के बाद आपने रियलाइज किया, तो अभी आप क्या देखते हो कि अभी जो बिहार में जो स्थिति है, आपको लगता है कि लोग इवन हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही रिसोर्स कंस्ट्रेंट। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो कंपनी है इट इज बाय वाईसी, जो वाईसी में कोई जब एप्लीकेशन करता है तो आपके हिसाब से क्या 3 चीजें जो फाउंडर बैकग्राउंड इज the benefit would be either of not doing or doing. It is better to regret after doing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्टअप मंच। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं ही इज फ्रॉम पूर्णिया बिहार, और उनकी जर्नी जो है एक पूर्णिया बिहार से लेकर सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट तक है। इट स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल टाउन बिहार, और फिर वहां से उन्होंने आईआईटी क्रैक किया। ही वाज अ पार्ट ऑफ सुपर 30। फिर आईआईटी में गए, उसके बाद फिर आईएम अहमदाबाद से उन्होंने मैनेजमेंट की स्टडी की। बहुत सारी कंपनियों, बड़े बड़े कंपनियों में काम किया, जैसे कार देखो एंड क्लियर टैक्स, जैसे एज अ मार्केटिंग इन द सीनियर रोल। उसके बाद उन्होंने खुद की जर्नी स्टार्ट की एज अ फाउंडर, जो कि वाईसी बैक्ड स्टार्टअप्स है। और as you know that YC is one of the top accelerator in the world. So yeah, that's all about him, and let's talk to him. Let's welcome Akibur Rahman, founder of Melmedo. Hi Akib, welcome to Startup Man. Thank you भाविक। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं भाविक? I'm good, thank you. आपकी जो जर्नी रही पूर्णिया बिहार से लेकर सिलिकॉन वैली तक, मैं जानना चाहता हूँ कि आप की जर्नी आपने स्टार्ट कैसे की, और जो एक जर्नी है लाइक फ्रॉम सुपर 30 आप ज्वाइन किए एंड नाउ यू आर अ फाउंडर ऑफ मेलमेडो। तो एक जर्नी, ओवरऑल आप जर्नी को कैसे देखते हो? काफी लंबी जर्नी रही है। अच्छा, उम्र भी ज्यादा हो गई है, और तो ये रहा है कि गांव, शहर, छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह का एक्सपीरियंस मिला है। तो एक तरह से अच्छा भी रहा है, और मुझे लगता है कि एक कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है ये। तो कुछ अच्छे टाइम भी रहे, कुछ बुरे टाइम भी रहे, सो मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, बट आपकी जो अचीवमेंट लिस्ट मैं अगर देखूं, अगर मैं जो भी बिहार से और जो भी ये स्मॉल टाउन से जो लोग हैं, अगर आपकी अचीवमेंट के बारे में देखें, सो आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स किया, जैसे कि आईएम अहमदाबाद में पढ़ाई करनी हम लोग की एक इंस्पिरेशन होती है कि एंड यू आर रियली इंस्पिरेशन फॉर बहुत लोगों के लिए। तो मैं जर्नी के स्टार्टिंग में जाना चाहता हूँ कि आपने जब सुपर 30 में जब आपकी सिलेक्शन हुई, तो व्हाट हाउ वाज द लाइक माइंडसेट उस समय, कैसा क्या था, आप क्या बनना चाहते थे, और आपकी सुपर 30 आपने कैसे क्रैक किया, तो वो आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल। तो मतलब बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं है। कई सारे लोग करते हैं यही सारी चीजें जो मैंने किया है, बट आपके सवाल को जवाब करते हुए, तो 11th के दौरान मैं पटना में था। मेरा नानी घर है पटना में। अच्छा, तो मैं वहीं पे था, और मैं आनंद कुमार सर, जो कि सुपर 30 चलाते हैं, के कोचिंग में ही 11th-12th की पढ़ाई करता था। अच्छा, और सुपर 30 जो है वो प्रोग्राम 12th में होता है। उस टाइम पे अगर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से या माइंडसेट पॉइंट, मेरा फोकस था कम्प्लीटली कि मुझे किसी भी तरीके से आईआईटी क्रैक करना है। और कोई शायद ऑप्शन था भी नहीं, तो पता भी नहीं था ज्यादा कुछ कि दुनिया में और क्या क्या होता है। उस टाइम पे बस यही था कि कुछ लोगों ने मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इन लोगों ने आईआईटी क्रैक किया है, बड़े अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, तो बस ये था कि हाँ ठीक है आईआईटी जाना है। वो था, मतलब वही सिंगल माइंडेड फोकस था। तो आई थिंक कि उस टाइम पे पूरा वक्त, पूरा टाइम तैयारी करने में ही लगा हुआ था, प्रिपरेशन करने में भी। और साथ ही साथ मैं 12th चल रहा था, तो उसका था पढ़ाई का प्रेशर कि 12th भी अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि उस टाइम भी था कि कुछ परसेंटेज से नीचे अगर 12th में आपके नंबर नहीं आते हैं तो आपका आईआईटी में भी सिलेक्शन नहीं होता है।
तो वो भी था कि 12th में भी अच्छे नंबर लाने हैं और IIT IIT भी में भी जाना है। रैंक लाना है, तभी होगा। तो वन वर्ड आंसर इज कि सिंगल माइंडेड फोकस। ओके, दैट यू सेड सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस, मतलब एक जगह फोकस कीजिए आप हाँ। किसी भी चीज में। जी बट जब व्हेन यू ज्वाइन IIT धनबाद, जी तो IIT धनबाद का कल्चर कैसा था? जैसे आप अगर IIT की बात करेंगे तो बोलते हैं कि मुंबई और दिल्ली में बहुत ज्यादा लाइक अच्छा है वहां पे, लेकिन IIT धनबाद में क्या कल्चर था? आई जस्ट वांटेड टू नो कि वहां पे लोग क्या सोचते हैं और कैसे वो पढ़ते हैं, वहां पे स्टडी पैटर्न क्या है? जी। तो IIT धनबाद जो है वो बेसिकली ISM धनबाद है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ओके, तो वहाँ पे माइनिंग कल्चर बहुत ज्यादा है, और Okay. धनबाद में तो चारों तरफ कोल माइंस ही हैं वहाँ पे। और जो IIT धनबाद के एलम्स भी हैं, वो सारे लोग माइनिंग या पेट्रोलियम बैकग्राउंड में हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग वाली जो कोर्सेज है वो 1926 से चल रहे हैं। अच्छा, जो दूसरे कोर्सेज है कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा, वो 90s में आए थे। तो एक काफी वो है कि माइनिंग फोकस्ड इंस्टीट्यूट। मेरी जो Okay. ब्रांच थी वो भी माइनिंग मशीनरी थी। तो एक तो वो चीज थी फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि IIT बॉम्बे या दिल्ली कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा फोकस वहाँ की बेस्ट ब्रांचेस होती है। अच्छा, ISM या IIT धनबाद की बेस्ट ब्रांच उस टाइम पे पेट्रोलियम और माइनिंग हुआ करती थी। ओके, मेरे लिए एक कल्चरली इवॉल्व इन्वायरमेंट था, क्योंकि वहाँ पे पूरे कंट्री से हर जगह से लोग आते हैं। तो नए नए लोग, अमीर गरीब सब लोग एक जगह पे पढ़ते हैं। मैं एक पर्टिकुलर कल्चर से आता हूँ कि बिहार में एक लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, और वहाँ पे कई सारे लोग थे, तो जिससे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इनफैक्ट मुझे उस टाइम तक बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी या समझनी भी नहीं आती थी। क्लासेस इंग्लिश में होते थे, तो वो भी होता था कि जो टीचर्स पढ़ा रहे वो समझ में नहीं आता। हमारे साथ भी वही हुआ है। तो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे हालांकि ये लगा कि जो इंजीनियरिंग है वो मुझे बहुत मजा नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है। शायद बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि यार ये तो उतना मजेदार नहीं है। मुझे जनरली बचपन से मैथमेटिक्स ज्यादा पसंद है, फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इंजीनियरिंग में फिजिक्स वाली चीजें ज्यादा होती हैं, मैथमेटिक्स भी होता है, बट जो मेरा ब्रांच था स्पेशली उसमें इंजीनियरिंग की चीजें ज्यादा थी। तो फिर वहां से मेरा ये था कि मुझे एनालिटिक्स या बिजनेस साइड पे जाना है। और फिर मैंने MBA की प्रिपरेशन किया था वहां पे। एंड उसके बाद आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि मुझे तब आपने डिसाइड किया कि आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना था। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा, जैसे हम लोग बिहार से हैं, वी आर फ्रॉम आल्सो बिहार, तो मैंने दो माइंडसेट देखा बिहार के लोगों में, जो स्टूडेंट्स है, जो तैयारी करते हैं। एक माइंडसेट होता है कि हमको सिविल सर्विस में जाना है, ठीक है, एंड द सेकंड माइंडसेट इट की मुझे टेक्निकल कोई करनी है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, जैसे आप टेक्निकल माइंडसेट से गए थे अप टू IIT धनबाद तक। तो ये दो सिर्फ माइंडसेट से लोग तैयारी करते हैं, और मैंने बहुत सारे आफ्टर ऑब्जर्वेशन की, अभी मैं जब सोचता हूँ कि स्टार्टअप कल्चर इवॉल्व हो रहा है, बिजनेस के बारे में लोग जान रहे हैं, आपने IIT धनबाद के बाद आपने रियलाइज किया, तो आप क्या देखते हो कि अभी जो बिहार में जो स्थिति है, आपको लगता है कि लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि अभी भी जो तैयारियां, जैसे खान सर है हमारे, जो पढ़ाते हैं अपने सिविल सर्विसेज के लिए और इस बैकग्राउंड में, लेकिन मैं अभी तक मैंने वो देखा नहीं कि बिहार में लोग स्टार्टअप और बिजनेस के कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखते हैं। तो आपका इस पे क्या थॉट है कि लोगों को देखना चाहिए या ग्रो होना चाहिए इस चीजों में उन्हें? व्हाट इज ऑन योर व्यू? तो मुझे लगता है कि लोगों को जिस चीज में मजा आता है या जो भी चीज अच्छी लगती है उनको वो करना चाहिए। ऐसा है कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बट ये भी ट्रू है कि बहुत सारे लोग जो बिहार से निकल गए और उनको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर वो बैंगलोर में है या दिल्ली में है या फिर इवन US वगैरह में, बहुत सारे फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो अपनी कंपनी चला रहे हैं। मेरे माइंड में बहुत सारे नाम नहीं आ रहे हैं ऐसे, बट मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूँ, जैसे
हमने बताया कि जो माइंडसेट है हमारा सिविल सर्विसेज और इसके लिए जो टेक्निकल हम लोग करते हैं, वो माइंडसेट अभी भी बिहार में मुझे लगता है, और ये छोटे शहरों में कम है, क्योंकि पेरेंट्स का एक प्रेशर रहता है कि आप जल्दी से स्टडी कर लो, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लो, उसके बाद जॉब्स देखो। बट मैं समझता हूँ कि आज के टुडे कल्चर में आप देखोगे कितने सारे इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव निकाला है कि आप स्किल्स इंडिया है और ये सब सारे। तो मुझे लगता है कि एक सेक्शन इज आल्सो, स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि ये सब सारी चीजों में भी अपॉर्चुनिटी है, एंड दे शुड थिंक ऑन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। तो आई थिंक उसका रीजन ये है कि बिहार में अभी भी जो इवन हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही रिसोर्स कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट में पली बड़ी है, या राइट, हाँ वो एक है जो factor। हमारे पेरेंट्स भी उन्होंने भी बहुत मेहनत कर करके कुछ कमाते हैं, और उनको लगता है कि कुछ भी ऐसा रिस्क लें जो कि जिससे कि वो जो भी उन्होंने कमाया वो चला जाए, तो वो एक बहुत बड़ा डर होता है। ओके। और मुझे लगता है कि जो बिहार में जो बच्चे हैं या हम लोग भी हैं, वो पेरेंट्स के ओपिनियन को बहुत वैल्यू करते हैं, और पेरेंट्स ने जो आप बोल रहे हैं कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं और दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, जब वो पेरेंट्स ही ने नहीं देखा और अगर बच्चे पेरेंट्स के ओपिनियन को वैल्यू कर रहे हैं, तो बच्चों के माइंड में भी वही आएगा जो पेरेंट्स बोले। तो जैसा कि मेरे माइंड में भी था कि उनको आईटी जाना है, करेक्ट, तो उसका कहीं ना कहीं ये रीजन ये है कि मुझे तो नहीं पता था ना कि बाकी दूसरी चीजें क्या हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है, तो वो भी नहीं बोल रहे, या मेरे पेरेंट्स या मेरे दोस्त या जो भी लोग हैं मेरे आसपास, कोई बताता कि हाँ यार एक बहुत अच्छे कॉलेज से बीबीए होता है, या फिर कोई फैशन टेक्नोलॉजी होता है, या कुछ एआई होता है, तो मैं शायद सोचता कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है, नंबर वन ये चीज है कि मुझे पता ही नहीं है। दूसरी, जब हम लोग रिसोर्स कंस्टेंट इन्वायरमेंट से आते हैं, तो हमें लगता है कि हम वो क्यों करें, हम ऐसी कोई चीज करते हैं जो कि सेफ है। ओके, जस्ट वांटेड टू नो अबाउट योर प्रोफेशनल कैरियर। आपने आईटी धनबाद के बाद, फिर आईएम के बाद, अहमदाबाद के बाद आप ज्वाइन हुए, जैसे आपने कार देखो जैसे बड़ी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटिंग सीनियर रोल पे ज्वाइन हुए। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जब मैं आईएम में था तो मेरा एक था ड्रीम कि मुझे स्टार्टअप करना है। अच्छा, मेरा ये था कि मैं 5 साल जॉब करूंगा ताकि मैं जो भी एजुकेशन लोन वगैरह है वो मैं पे कर सकूं। एंड तो मेरा ये था कि अगर फाइनली स्टार्टअप करना ही है तो बेटर है कि स्टार्टअप्स में जॉब करूं मैं, और ना कि बड़ी कंपनीज में। उस टाइम पे अभी बहुत सारे आईएम से लोग स्टार्टअप में जाते हैं, बट उस टाइम पे सारे लोग बड़ी कंपनीज में ही जाते थे। अच्छा, स्टार्टअप्स बहुत ही कम थी उस टाइम पे। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा वगैरह कुछ कुछ स्टार्टअप्स थे। ये 2013 की बात है। तो मेरा लेकिन ये था कि मुझे बड़ी कंपनीज में नहीं जाना है, स्टार्टअप में ही काम सीखना ज्यादा है मुझे। हाँ, तो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस काम आएगा। करेक्ट। तो मेरी एक जॉब लगी थी शुरू में कैंपस से, बट वो मैंने नहीं किया था, और उसके बदले में एक छोटी कंपनी में चला गया था, स्टार्टअप जिसका नाम आईप्रॉफ था। तो वहां पे भी मैं गया था, तो शुरू में तो मुझे पता कुछ भी नहीं आता था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहां पे जो मेरा रोल था वो फाउंडर ऑफिस में था। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने के लिए कोई नहीं होता था वो मुझे मिल जाता था, कि जाओ फिगर आउट करो, अच्छा सोचो कि क्या करना है। और मेरा क्योंकि एनालिटिक्स में इंटरेस्ट था, तो मैं बहुत ही डेटा के अराउंड घूमता रहता था, चाहिए डेटा चल रहा है, ऐसा ये होना चाहिए। तो उस वजह से क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए। तो सिर्फ 1 साल के पीरियड में जो मैं था वहां पे, उसमें मैंने कम से कम शायद 10 अलग अलग प्रोजेक्ट किए थे, एसईओ से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फेसबुक एड्स, ऑपरेशन, सपोर्ट, प्रोडक्ट, हर तरह का एक्सपीरियंस मिल गया था। फिर कार देखो ज्वाइन किया था, अच्छा, जहाँ पे मैं यूज्ड कार बिजनेस में मार्केटिंग कर रहा था। तो वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वहां पे मैंने फिर और चीजें सीखी। वो वहां पे 3000 लोग थे, बट बहुत सारी छोटी छोटी टीम्स थी, तो बहुत अच्छा स्टार्टअप इन्वायरमेंट भी था, और साथ ही साथ एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका था। उसके बाद मैं क्लियर टैक्स में था एज हेड ऑफ मार्केटिंग, जो कि मैं बैंगलोर आ गया था। तो वहां पे फिर से एक तरीके से मुझे 0 to 1 जर्नी करनी थी, जहाँ पे उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, क्लियर टैक्स जीएसटी। तो
उसके लिए पूरी मार्केटिंग प्लस जो क्लियर टैक्स का जो इनकम टैक्स फाइलिंग का प्रोडक्ट था जो कि बहुत टाइम से चल रहा था, तो दोनों के लिए मार्केटिंग करता है। तो B2C और B2B दोनों का एक बहुत अच्छा मार्केटिंग एक्सपीरियंस मिला। मुझे एक जानना, जैसे आप बोले कि मेरा माइंडसेट पहले से ही था जब व्हेन यू वर एट IIM, तो वहां से ही आपके एक फाउंडर की माइंडसेट बन गई थी और आप जो सर्च कर रहे थे वो ऐसी कंपनी जहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी मिले और उसको सीख सके। बट IIM में क्या कल्चर, कैसा कल्चर था? आपने सारे चीज आपको पता था? जैसे स्टार्टअप करने के लिए जो स्टार्टिंग एक जर्नी होती है, रोड मैप बनाना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करनी होती है, GTM स्ट्रेटेजी, ये सब सारे चीजों की नॉलेज आपको वहां पे मिली या कि आप करते करते सीखे? ये सब है कि नहीं, पहले तो नहीं था, और मतलब अभी स्टार्टअप करने के बाद बहुत कुछ पता चला। अच्छा। तो जॉब में क्या होता है कि आपको एक फंक्शन देखा है, जैसे मैं मार्केटिंग देख रहा था, हाँ। तो मुझे नहीं पता कि भाई फाइनेंस कैसे दिखते हैं या HR कैसे करते हैं या फिर सेल्स कैसे करते हैं। तो जब स्टार्टअप करते हैं तो बहुत सारी दूसरी चीजों का पता चलता है। अच्छा, आपको बेचना भी आप ही को है, भी आप ही को करना है, बैंक भी आप ही को जाना है, वहां पे एग्रीमेंट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है वो भी आप ही को समझना है। कोई आप हर एक फंक्शन के लिए आप अलग अलग लोग हायर नहीं कर सकते हैं। तो वो जो सीखने का प्रोसेस है वो शायद कभी खत्म नहीं होता है, बहुत कुछ सीखने को और बहुत करना है। सो मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है एक नया स्टार्टअप वेंचर के लिए? जैसे आप ईमेल मार्केटिंग में, मेल मॉडल एक ईमेल मार्केटिंग कंपनी है, तो मैं अगर परसेंटेज वाइज से जानना चाहूँ कि कितना इम्पैक्ट रहता है ईमेल मार्केटिंग पे, क्योंकि आपने इतना सारा काम किया है आपकी कंपनी में, सो आप उसके बारे में बताइए कि ईमेल मार्केटिंग कैसे चलता है, लोगों को ईमेल मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या? आप थोड़ा बताइए उनके बारे, उसके बारे में। ओके, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, उसका आंसर करते पहले। तो अभी क्या हुआ कि विद AI की वजह से प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी हो गया है। मेरे जैसे नॉन कोडर, नॉन डेवलपर पर्सन, अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, आप बना सकते हैं। एवरी जो लोग देख रहे हैं उनमें से कई लोग उन्हें ऑलरेडी कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा, लवेबल, बोल्ट वगैरह। इसकी वजह से प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी हो गया है। और ये जो प्रोसेस है अभी शायद उतना अच्छा एफिशिएंट नहीं है फिर, लेकिन अगले 1-2 साल में ये बनाना और भी इजी हो जाएगा। तो जिसका ये मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बना रहे होंगे, लेकिन जो सक्सेसफुल होंगे वो कम लोग होंगे, और उसके लिए मार्केटिंग आनी या करनी बहुत जरूरी है। जो लोग भी मार्केटिंग में अच्छे होंगे या फिर सेल्स में अच्छे होंगे, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। प्रोडक्ट क्योंकि सब लोग बना रहे होंगे, खरीदने वाले कम होंगे। राइट। तो मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है और ज्यादा जरूरी। इट इज वन ऑफ द लाइक ज्यादा फंक्शन में आप देखोगे तो मार्केटिंग आजकल के युग में, बिकॉज एवरीबॉडी इज ऑन सोशल मीडिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यू सेड इट करेक्टली। ईमेल मार्केटिंग के बारे में अगर बात करें तो अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंस होगा। एक ब्लैंकेट आंसर नहीं दे सकते कि इस बिजनेस के लिए, हर बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ऐसे जगह पे जहाँ पे कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस है। अच्छा, B2C बिजनेस है। और इवन इन B2B जहाँ पे आपको कस्टमर को एजुकेट करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है, या फिर उनको एक जर्नी से पास करना पड़ता है एक्चुअल परचेज होने के पहले। तो अगर आप ऐसे प्रोसेस को देखें कि आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाते होंगे जहाँ पे आप साइन अप कर रहे हैं, बट आप उसी टाइम नहीं खरीदे, इट इज नॉट इम्पल्स परचेज। करेक्ट। तो वो कंपनीज आपको एजुकेट करती है कि उनका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है आपको, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वगैरह वगैरह। उन ऐसे जितने भी बिजनेसेस है जहाँ पे इम्पल्स बाइंग नहीं है, जहाँ पे इन्फॉर्म्ड परचेज मेकिंग होता है, वो उन सारे बिजनेसेस के ईमेल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। तो वो इंश्योरेंस बिजनेस हो सकता है, वो एजुकेशन बिजनेस हो सकता है, ट्रैवल बिजनेस हो सकता है, या फिर बहुत सारे D2C प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। उन लोगों के लिए ईमेल मार्केटिंग आराम से 10 to 20% का रेवेन्यू जनरेट करता है। ओके, सो आके मैं समझता हूँ कि जो मार्केटिंग है जी, मार्केटिंग इज एज यू एक्सप्लेन वेरी, मतलब अच्छे इसमें टेक्निकल टर्म में, बट अगर मैं मार्केटिंग एक वर्ड्स को अगर मैं एक कंपाइल करना चाहूंगा
तो मुझे लगता है कि अटेंशन इज द वर्ड, जो कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो और यू नीड अटेंशन फॉर दैट प्रोडक्ट। और अटेंशन के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि आज की मार्केटिंग थोड़ी चेंज हो गई है। आप देखोगे पहले हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग थोड़ा अलग था और आज की मार्केटिंग थोड़ी अलग है। जैसे ईमेल मार्केटिंग की हम बात करें तो जैसे आप ईमेल मार्केटिंग में करते हो तो उसमें बहुत सारे आपने भी देखा होगा कि उसमें कंटेंट क्रिएशन जैसा हो रहा है, हुक्स क्या चाहिए और कैसे हम लिखे ताकि इंगेजमेंट मिले, पीपल मतलब वहां पे जाके उसको क्लिक करे, दे गो टू वेबसाइट। तो आपको क्या लगता है, आपके जो ईमेल मार्केटिंग जो कंपनी है उसमें आप कंटेंट क्रिएशन को कैसे देखते हो? तो बहुत सही बोला आपने, अटेंशन इज द वर्ड, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज 50% आधा ही पार्ट है अटेंशन से। अच्छा, जो दूसरा 50% है वो ट्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो अटेंशन ग्रैब करना भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने समझ लिया कि अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं, करेक्ट। बट जहाँ पे ट्रस्ट जब तक नहीं बनता है तब तक लोग प्रोडक्ट खरीदते नहीं है या फिर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में आपके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो अटेंशन 50% पार्ट है और ट्रस्ट बिल्डिंग 50% पार्ट है, और इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि ट्रस्ट बिल्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। अब मेल मोडो में हम लोग क्या करते हैं, हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारी चीजें ट्राई की डिफरेंट। एक जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है वो है कंटेंट लेड मार्केटिंग, जिसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो हमारे टारगेट कस्टमर जो कि ईमेल मार्केटर्स हैं, अच्छा, उनके लिए यूजफुल होता है। तो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो टारगेट कस्टमर है उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, ना कि सिर्फ ईमेल मार्केटिंग बट उसके अराउंड उसके लाइफ में जो मार्केटिंग जो करता है, जो अपना काम करता है, उसके अराउंड उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो रेडिट पे या कोरा पे या गूगल पे जाकर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चंस को हम समझते हैं कि अच्छा अगर ये बंदा ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी ये प्रॉब्लम होगी, और उसके बेसिस पे हम कंटेंट बनाते हैं। उस कंटेंट को फिर हम जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे वेबसाइट पे, हमारे ब्लॉग पे, हमारे सोशल मीडिया पे, और जहां पर भी हमें लगता है कि ये जो टारगेट कस्टमर है वो आएगा पढ़ेगा। और जब मेरे टारगेट कस्टमर को एक तो वो अटेंशन इसलिए ग्रैब होता है क्योंकि उसके काम की बात कर रहे हैं हम लोग, उसका जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, जब हम उसकी प्रॉब्लम सही से सॉल्व कर देते हैं फ्री में विदाउट चार्जिंग हिम द मनी, उनका ट्रस्ट हम पे बैठता है कि अच्छा मेल मोडो को पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेल मोडो को पता है मेरा एक बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये एक्सपर्ट है ईमेल मार्केटिंग में। तो वो ट्रस्ट करते हैं हमारे ब्रांड पे, और जब फिर हम उनको बेचते हैं, जब उनको जरूरत होती है कि मुझे ईमेल मार्केटिंग प्रोडक्ट चाहिए, तब वो मेल मोडो पे आते हैं और खरीदते हैं। तो इन जनरल ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि एजुकेट एंड एंगेज टू सेल। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो कंपनी है इट इज बैक्ड बाय वाईसी, एंड वाईसी एज हम लोग को सबको पता है कि वर्ल्ड से टॉप एक्सेलरेटर है, तो वहां कैसे आपने क्रैक किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा वाईसी का, मुझे बताइए। डिफरेंटली तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था 2021 में, ओके, और उस टाइम पे कोविड था और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, तो हमारा वाई कॉम्बिनेटर जो बैच था वो भी ऑनलाइन था। वाई कॉम्बिनेटर का प्रोसेस जनरली बहुत सिंपल, इट इज वेरी हार्ड टू क्रैक। आई डोंट नो अबाउट हार्ड, लोगों से मैंने पूछा तो बोलते कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा, आई थिंक कि हर साल हर बैच में, नॉट हर साल, हर बैच में आई थिंक 20,000 30,000 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से 100 से 200 लोगों का सिलेक्शन होता है, विच इज जनरली लाइक 1 or 2%। तो डिफिकल्ट है, 1-2% इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट है, बट उनका जो प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल भी होता है। आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, उसको फिल कीजिए, इंटरव्यू होता है एंड दे सेलेक्ट यू। तो ओवरऑल हम शायद लकी थे, हमने पहली बार जब अप्लाई किया था तो नहीं हुआ था, जब हमने दूसरी बार अप्लाई किया, दूसरे बैच में अप्लाई किया तो तब उस टाइम पे हुआ था। आई थिंक उसकी वजह ये थी कि तब तक हमारा प्रोडक्ट थोड़ा मैच्योर हुआ था, थोड़ा ट्रैक्शन भी था,
प्रूफ ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, रेवेन्यू ज्यादा नहीं था बट हाँ। एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया था कि हाँ लोग ये मांग रहे हैं अच्छा, और अच्छा। हमारी टीम ये बिल्ड कर सकती है। राइट। तो जिससे कि इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर हो, उनको उनका पर्पस होता है कि रिस्क मिनिमाइज हो, और अगर आप थोड़ा भी प्रोग्रेस कर लेते हैं दैट मीन्स कि अच्छा कुछ रिस्क जो थे कि जैसे कि ये फाउंडर बना भी पाएगा कि नहीं प्रोडक्ट, अच्छा, हाँ। कोई इसको खरीदना चाहता भी कि नहीं, वो सारे रिस्क कम हो जाते हैं, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। एंड तो उस वजह से मेरे ख्याल से हमारा सिलेक्शन हो गया था। और हमारा बैच क्योंकि ऑनलाइन था तो काफी डिफिकल्टी होती थी क्योंकि SF में दिन होता था और यार 12 बजे रात हो रही होती थी, तो बट वी मैनेज्ड दैट एंड इट वाज गुड पीरियड, गुड लर्निंग फॉर अस, क्योंकि बहुत ग्लोबल एक्सपोजर मिला। जो YC के पार्टनर्स थे, मेरे पार्टनर जैसे माइकल सीबल थे जो कि उस टाइम पे YC के CEO भी थे। अच्छा। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। और उसी टाइम पे हमारा सिकोया में सीड फंडिंग भी हो गया था। अच्छा, हाँ। तो हम वो होल जो पूरा एक्सपीरियंस था दैट वाज रियली गुड। ओके, सो मैं जानना चाहता हूँ कि एज अ YC में कोई जब एप्लीकेशन करता है तो आपके हिसाब से क्या 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज मतलब वहां पे जाने के लिए, जो वो लोग एक्चुअल में चेक करते हैं और वो होना चाहिए? 3 फैक्टर अगर पूछना चाहे तो पहली चीज है वो लोग फाउंडर का बैकग्राउंड देखते हैं। अच्छा। कि आपने लाइफ में कुछ अच्छा किया है क्या, कुछ बड़ा किया है क्या, कुछ नया किया है क्या, या फिर आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या। तो फाउंडर बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। और अगर अभी तो मैं देखता हूँ जो भी नए बैचेस है उसमें और भी टैलेंटेड फाउंडर्स आ रहे हैं। किसी ने गूगल डीप माइंड में काम किया होता है, किसी ने स्टैनफोर्ड से PhD किया होता है। अच्छा। तो ऐसे ऐसे फाउंडर्स हैं विच इज वेरी इंस्पायरिंग। सेकंड, मुझे लगता है कि क्लैरिटी चाहिए होती है कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको कितना पता है, आपको कितना समझ में है मार्केट की, क्योंकि मेरे ख्याल से YC ये समझता है कि अगर आपको क्लैरिटी है कि मार्केट में क्या चल रहा है या इस मार्केट के कस्टमर्स को कैसे, इनके प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाता है, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर क्लैरिटी की कमी है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरा फैक्टर है कि ट्रैक्शन या मोमेंटम, आई वुड से, कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जितना जो भी काम कर रहे हैं उसमें मोमेंटम कितना है, कि आप बहुत सालों से बहुत स्लो मोशन में मूव कर रहे हैं या फिर आपने 2 हफ्ते पहले काम करना स्टार्ट किया, 1 हफ्ते में प्रोडक्ट बनाया, कि नहीं, 1 हफ्ते में कस्टमर लाना स्टार्ट कर दिया। तो मोमेंटम इज इम्पोर्टेंट। तो फाउंडर ब्रांड, क्लैरिटी एंड मोमेंटम, सो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बट मैं जानना चाहता हूँ कि YC सिर्फ फंडिंग देती है, मेंटर, लाइक हमको पता है कि फंडिंग देती है, मेंटरशिप देती है, लेकिन एक YC में जब सिलेक्शन हो जाता है तो एक कल्चर आपको मिलता है जी, बहुत लोगों से आप बात कर सकते हो, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है? जैसे आपने बताया कि आपने CEO से बात किया, तो ऐसे कोई फाउंडर्स मिले आपको जो जैसे एयरबीएनबी है वहां से ही निकला है, तो ऐसे बड़े बड़े जो फाउंडर्स रहते हैं तो उनसे बातें होती होगी, तो उनकी माइंडसेट्स कैसी रहती है वहां पे? जस्ट वांटेड टू नो द कल्चर वहां पे कैसा रहता है लिटिल बिट। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बोला आपने कि YC मनी और प्रोग्राम के अलावा एक बहुत बड़ा कल्चर और नेटवर्क प्रोवाइड करती है। राइट। क्योंकि वो लोग खुद 20 साल से चला रहे हैं, तो बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग, उन्होंने सेकंड यूनिकॉर्न भी बना रखा है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होता है या फिर आप उनको आप के वो नेटवर्क में आ जाते हैं। राइट, जो कि जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है वैसे की। ऐसा नहीं होता है कि सब लोग आपके पास बैठे रहते हैं, बट ये है कि उनकी कम्युनिटी है जहाँ पे हमें कोई जरूरत है तो हम उनको रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा। और ज्यादातर अगर बहुत बड़े या बिजी फाउंडर नहीं है तो ज्यादातर लोग रिप्लाई भी कर देते हैं और मिल भी लेते हैं। तो दैट इज ए वेरी गुड पार्ट ऑफ YC। उनसे मतलब वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इंट्रैक्शन हुआ। आई थिंक एक जो लर्निंग है कि बहुत बड़े होने के बावजूद ये लोग बहुत ही हम्बल होते हैं। अच्छा। उनको कोई शो ऑफ नहीं देखा है मैंने, एंड दे आर ऑलवेज हैप्पी टू टॉक और
help. या सो जैसे कि अपार्ट फ्रॉम लाइक वी अंडरस्टूड कि आपकी वहाँ की लाइक ये कल्चर एंड वाईसी में फंडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट आई वुड से कि एक रहता है कि जब आप जैसे आपको तो वाईसी मिल गया, लेकिन बहुत सारे जो स्टार्टअप फाउंडर जो स्टार्ट करते हैं, फंडिंग एक ऐसी है फाइनेंशियल की सबको नहीं मिलता है। जी जैसे आपको सिक्विया ने फंडिंग किया है, तो वो कैसे इट इज थ्रू आपका वाईसी से हुआ या सिक्विया को आपने अप्रोच किया, कैसे हुआ वो फंडिंग के बारे में आप बताइए। और सिक्वेयर को हम लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टर से बात किया था, नाटक सिक्वेयर से। और जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर 50 से 100 इन्वेस्टर को कम से कम पिच किया होगा। अच्छा। और ज्यादातर जगह रिजेक्शन ही आता है कि नहीं, हम नहीं देख रहे। उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि उनकी जो फिलॉसफी है उसमें फिट नहीं होता है, या उनका जो ट्रस्ट है, या फिर जो उनके प्लान्स है या उनका टारगेट है, वो सब मीट नहीं होता है। तो मुझे जो समझ में आया एट द एंड, जो भी इन्वेस्टर्स है वो एक बिजनेस चला रहे हैं। उनका बिजनेस का मोटिव ये है कि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको रिटर्न चाहिए। और उसका व्हाट दे सी बेसिकली रिटर्न और रिस्क। तो एज ए फाउंडर हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी हम इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है रिटर्न और रिस्क का, कि उनके मन में क्या रिस्क रिटर्न है कि क्या ऑब्जेक्टिव उनका, रिस्क है कि उनके मन में क्या, व्हाई आर दे नॉट इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। तो हो सकता है कि उनको मार्केट में बिलीव नहीं कि यार ये बड़ा मार्केट नहीं हो सकता है, या फिर उनको फाउंडर में बिलीव ना हो कि पता नहीं ये बंदा ये कंपनी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, क्या ये बंदा ये प्रेशर झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, या फिर उनको एग्जीक्यूशन में डाउट होता हो कि ये इंडिया में चलेगा कि नहीं चलेगा फॉर एग्जांपल, या फिर ये इतनी छोटी टीम के साथ चलेगा कि, या छोटे बजट के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये सारे रिस्क होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स अपने माइंड में सोचते हैं। तो एज ए फाउंडर हमारी जॉब ये है कि वो जो रिस्क है वो हम समझे और उनको एड्रेस करें। राइट। इसके अलावा फिर भी लोग आपको ना बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मार्केट सिचुएशन हो सकते हैं कि इन्वेस्टर के पास पैसा ही नहीं है, या फिर मार्केट में पैसा ही नहीं है, मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या अनसर्टेनिटी है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट एट द एंड रिटर्न वर्सेस रिस्क का बिजनेस है इन्वेस्टमेंट। तो उसको अगर फाउंडर समझें और उसको एड्रेस करें तो 1 out of 100 तो फंडिंग मिल ही जाएगी। सो आकिब जी, जब मैं आपकी पूरी ओवरऑल जर्नी में देख रहा हूँ, तो आप क्या इसे देखते हैं कि जैसे आपने बहुत सारे जो भी अचीवमेंट है वो मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द टॉप, जैसे आईआईटी में जाना, आईएम अहमदाबाद में जाना, फिर मेल मोडो में आप बैक्ड बाय वाईसी, तो आप इसे आप कैसे देखते हैं इस जर्नी को? इज इट अ हार्ड वर्क और आप लक में बिलीव करते हैं? क्योंकि आपको मैं जहां से देख रहा हूँ, ये आपके लिए ऐसा होगा कि नहीं आई हैव नॉट अचीव, बट हमारे एक छोटे शहर के लिए और जो जहां से हम बिलोंग करते हैं, वहां के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? जैसे हार्ड वर्क देखते हैं और ये लक देखते हैं? मैं पर्सनली तो लक ही देखता हूँ। सारे फाउंडर्स ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो लक? क्योंकि ऐसा है कि आप हार्ड वर्क कितना भी कर लीजिए, अच्छा जरूरी नहीं कि हमेशा सक्सेसफुल हो ही, और जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप हार्ड वर्क करते रहिए। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लक से मिल जाएगा आपको कि आप किसी भी एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, या फिर आपका सक्सेसफुल बिजनेस बन जाएगा, या फिर बहुत पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सिर्फ लक से भी नहीं होता है। आपको अपना काम किए जाए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और साथ साथ ये भी है कि आप काम जो कर रहे हैं उसके साथ एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका यही आउटपुट होना चाहिए या यही रिजल्ट होना चाहिए, वो आप एक्सपेक्टेशन मत सेट कीजिए। नहीं तो 99% ऑफ द टाइम आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। आप जो चीजें मेरे अचीवमेंट के लिए बोल रहे हैं वो शायद मेरे लिए 1% ही है, शायद 99% जगह पे फेल हुआ, राइट? अच्छा, वो आपको नहीं दिख रहा है। राइट। तो
और मतलब हम अभी ऐसा होता है कि हम लोगों को इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं और सिर्फ सक्सेस वाली स्टोरीज ही देखते हैं। जो फेलियर वाली स्टोरी है वो तो हमें पता भी नहीं है। और जो लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं उनको भी बहुत सारे शायद फेलियर का सामना करना पड़ा हो। तो ये है कि आप काम करते जाइए और ऐसे काम कीजिए जिसके लिए आप बहुत ही पैशनेट हैं, या फिर जो वर्क दैट यू लव बेसिकली, वो आप काम करते रहिए और आपको अपने आप उसमें अच्छे होते जाएंगे और उसमें आपको तरक्की मिलेगी और सक्सेस मिलेगा। आपने तो सही कहा। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन इसी पे है जो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आकिब जी को एक वर्ड में डिफाइन करे, जिसे वो कैसे सोचते हैं, और एक अगर आपकी स्टडी की जाए बिजनेस मॉडल, हम लोग बिजनेस मॉडल की स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी स्टडी किया जाए, तो आप अपने आप को एक वर्ड में कैसे क्या देखते हैं कि वो होना चाहिए, मतलब दूसरों में भी होना चाहिए, और आप कैसे देखते हैं अपने आप को? तो काफी डिफिकल्ट है आंसर करना, बट अगर एक ही वर्ड में करना है तो शायद मैं एक्सप्लोरर बोलूंगा। अच्छा, एक्सप्लोरर। हाँ, कि मैं ढूंढ रहा हूँ, चीजें ढूंढ रहा हूँ, नई चीजें ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। और या so उसकी वजह से एक्सप्लोरर इज द वर्ड। यस, ओके, सो एक्सप्लोरर, इट्स नाइस एक्चुअली। आपने सब सारे चीजों को बता दिया कि आप एक्सप्लोरर जब बोल रहे हो तो आप यू हैव टू ट्राई कि इनोवेटिव आइडियाज देखना है, हर एक चीज आप देखो कि मार्केट में क्या चल रही है, सो जस्ट एक्सप्लोर और आपको समझ में आएगी धीरे धीरे चीजें। आपने बहुत सही, अच्छा किया। और थ्रू द जर्नी आपकी जो रही उससे एक निष्कर्ष निकालेंगे, एक बहुत अच्छा वर्ड था, निष्कर्ष निकालेंगे, और एक हम सजेस्ट करना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, और जो भी स्मॉल टाउन्स के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि स्टार्टअप में आए और ग्रो करें, तो उनके लिए आपको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एटलीस्ट 3 एडवाइस आप बताइए। एक जो चाहिए, 3 चाहिए? 3 चाहिए एडवाइस। एक से आजकल किसी का कुछ होता नहीं है, तो 3 आप एडवाइस दीजिए। एक व्हाट यू विल एडवाइस? तो मतलब मैं इस काबिल नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा एडवाइस दूं किसी को, बट मुझे लगता है कि एक जो आप बोल रहे हैं स्मॉल टाउन से जो लोग आते हैं, मैं खुद हूँ, तो मुझे लगता है कि एक तो हम लोग सब लोग बहुत ही डर डर के काम करते हैं। अच्छा, फियर इंड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग होता है, कि हम रिस्क नहीं लेते। अच्छा, तो मुझे लगता है कि रिस्क लेना चाहिए। तो मेरे एक मैथ्स टीचर थे, उन्होंने बोला था कि रिग्रेट हमेशा होगा, तो या तो रिग्रेट, the regret would be either of not doing or doing. It is better to regret after doing. आफ्टर डूइंग, हाँ, तो सही बोले आप वो रिग्रेट ज्यादा बेटर है। सो ट्राई करो डिफरेंट चीजें, तो रिस्क लीजिए और उसके बाद रिग्रेट कीजिए, दैट इज बेटर। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी मैं बोला अभी रखी एक्सपेक्टेशन सेट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप से, अपने काम से, या किसी और से भी, दूसरे लोगों से, अपने फैमिली से, रिलेशनशिप से वगैरह वगैरह, तो जब आप एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते तो जो डिसअपॉइंटमेंट होता है वो बहुत कम होता है, और जो भी आपको मिलेगा उसमें आप शायद ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। तो दैट वुड बी माय सेकंड एडवाइस। थर्ड would be कि keep learning new things, keep exploring new things. Even as a founder मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनकी लर्नेबिलिटी बहुत हाई होती है। अगर कोई ऐसे फाउंडर्स हैं या जो लोग हैं जो एक डायमेंशन में या एक प्रोफेशन में या एक फंक्शन में फिक्स हो जाते हैं, कि भाई मुझे तो ये आता है, यही मैं करूंगा हमेशा, तो वैसा नहीं होता। दुनिया बहुत तेजी, जर्नलिस्ट बनना चाहिए। दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और वही लोग लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होंगे जो नई चीजों को जल्दी से सीख सकते हैं, क्योंकि वी आर इवॉल्विंग, चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग, और अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। सो दैट वाज ग्रेट इनसाइट आकिब जी, एंड आई थिंक हम लोग ने सारे चीजों पे बात कर ली, और मुझे बहुत मजा आया आपसे जान के, आपकी स्टोरी बात करके। और इट इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट जो वाईसी के साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस पॉडकास्ट के लिए, एंड
I'm so glad that you said to yes for this podcast. I'm also very. Thank you so much for coming, and it was really a nice talking with you. Thank you.